नमस्कार, प्रेम की बात आपके साथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को लेकर और जो उठापटक वहाँ मची हुई है, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। वहाँ पे महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी, और इधर महायुति जिसमें एनसीपी, अजीत गुट, भाजपा और शिंदे, इनके बीच में लड़ाई। आज हम बात करने वाले हैं उद्धव ठाकरे को लेकर कि उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति हो गई है कि उद्धव ठाकरे को दर दर भटकना पड़ रहा है। क्यों ये गुहार लगानी पड़ रही है कि मुझे महाराष्ट्र का सीएम घोषित कर दो ताकि मैं चुनाव लड़ सकूं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा, एक बार संजय राउत, जो इनके करीबी भी हैं और बड़बोले नेता भी हैं, कुछ भी बोलते हैं, उन्होंने एक बार बयान दिया था कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में माहौल है, इसमें अगर सीएम फेस घोषित नहीं किया जाता है तो चुनाव जीतने में दिक्कत होगी। और ये उन्होंने तब कहा था जब उद्धव ठाकरे की बैठक शरद पवार से हुई थी और शरद पवार ने ये कहा कि चुनाव के बाद जिसकी जितनी सीटें आएगी उसके हिसाब से सीएम फेस घोषित किया जाएगा। लेकिन उसके बदले में संजय राउत ने ये बातें कही थी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे सीएम बनाने को लेकर दर दर भटक रहे हैं, उस पर भी आता हूँ। उद्धव ठाकरे कल दिल्ली आए थे, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी, खड़गे और आम आदमी पार्टी के सुनीता केजरीवाल से भी उन्होंने मुलाकात की। ये इनकी दिनचर्या, 3 दिन के दिल्ली यात्रा पे है। अब इसमें गेम समझिए। उद्धव ठाकरे के लेगेसी को अगर देखें, उनका नाम कौन जानता है। ये बाला साहब ठाकरे की देन है, जिसके वजह से उद्धव ठाकरे आज जो भी थोड़े बहुत महाराष्ट्र में हैं, उन्हीं की देन। महाराष्ट्र में एक घटना घटी थी। उद्धव ठाकरे के काफिले पे जब वो जा रही थी तो कुछ लोगों ने गोबर, नारियल, इस तरह की चीज़ों को गाड़ियों पर फेंका। हालांकि पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। पता चला कि ये राज ठाकरे के लोग थे। दूसरे दिन राज ठाकरे के काफिले पे भी कुछ इसी तरह की घटना घटी और उद्धव ठाकरे की ओर से उल जलूल बयान आने लगे। इस पे राज ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर इस तरह के उल जलूल बयान दोगे तो इससे भी ज़्यादा हम करेंगे। राज ठाकरे को आप लोग अच्छे से जानते हैं। जब वो बाला साहब के साथ थे तो जो भी उनकी राजनीति को जानते हैं, उन्हें अच्छे से याद होगा कि एक तरह से समझिए कि बाला साहब के बाद उनके मेन उत्तराधिकारी राज ठाकरे ही बनने वाले थे। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे पुत्र थे, और आप जानते हैं कि इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं
वो पुत्र मुंह में किसी दूसरे को न कुछ दे सकती है, न उसके बारे में सोच सकती है, और उसी के परिणाम स्वरूप वो पार्टी उद्धव ठाकरे को मिल गई और राज ठाकरे अलग होकर अपनी पार्टी बना लिया। हालांकि राज ठाकरे के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं। आपको याद होगा एक समय था जब उत्तर भारतीयों को लेकर कितनी खबरें चलती थी और उसमें सीधा सीधी नाम आता था राज ठाकरे का। लेकिन अब बात अलग है, चूंकि आने वाले समय में चुनाव है और इसके पहले ये भी जानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में और ठीक उसके पहले जो घटनाक्रम हुए जब भाजपा के साथ उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत आने के बाद जब सरकार बनाने की स्थिति हुई तो मुख्यमंत्री का एक सिगुफा देकर वो भाजपा से अलग हो गए, जबकि ऐसी कोई भी डील नहीं हुई थी। क्योंकि अगर ऐसी कोई डील होती तो भाजपा देवेंद्र फडणवीस को आगे करती ही नहीं और उनके अधीन ही महाराष्ट्र का वो पूरा चुनाव लड़ा गया था। इसमें उद्धव ठाकरे कहीं दूर दूर तक नहीं थे। लेकिन चुनाव रिजल्ट आने के बाद जहां भाजपा 115 सीट लेकर के आई, वहीं पे ये 55 या 56 सीट लेकर के आए। उन्होंने एक सिगुफा छोड़ दिया कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का होगा, ये पहले से तय था, जबकि ऐसा कुछ भी तय नहीं था। क्योंकि इसके एविडेंस के रूप में कुछ भी नहीं है। ये लोग जो बोलते रहे बस वही आधार है, इसके अलावा कोई आधार नहीं है। वहाँ से उन्होंने अलग कर लिया अपने आप को, शरद पवार से बात की, कांग्रेस से बात की। तो शरद पवार ने ये सोचा कि कांग्रेस से बात करते हैं। कांग्रेस, चूंकि सब कोई जानते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना है वो हिंदुत्व लाइन पे चलती है और जिस प्रकार से बाला साहब ने रहते हुए कार्य किए, सबको पता है कि वो उन्हें कहा ही जाता था कि वो हिंदू हृदय सम्राट है। तो कांग्रेस मानेगी नहीं। इस काम में शरद पवार लगे, उन्होंने सोनिया गांधी, लेकिन इसमें भी शरद पवार का खेल था। शरद पवार का क्या खेल था? शरद पवार ये जानते थे कि कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी कभी भी उद्धव ठाकरे को सीएम पद के लिए या अपने साथ अलायंस में लेने के लिए तैयार नहीं होगी और इस प्रकार से सरकार नहीं बनेगा। तो एनसीपी भाजपा को समर्थन दे देगी और उसके साथ सरकार में शामिल हो जाएगी। ये उनका एजेंडा था। लेकिन सोनिया गांधी ने इसकी स्वीकृति दे दी। यहाँ पे शरद पवार का एजेंडा फेल हो गया और इन तीनों ने अलायंस करके सरकार बनाई। 2 साल तक सरकार चली। उसके बाद आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। शिंदे अलग हुए, सरकार गिर गई। आज 2 भाग में एनसीपी भी डिवाइड हो गई है और इसी वजह से ये सारा पेंच फंसा है। अब उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में इस बार जो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन हुआ, जब ये एकनाथ शिंदे का भी टेस्ट था और उद्धव ठाकरे का भी टेस्ट था पार्टी को लेकर, तो अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो एकनाथ शिंदे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाए बनिस्बत उद्धव ठाकरे के। और उद्धव ठाकरे को जब ये लगा, चूंकि 2024 लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो तो सहानुभूति वोट के आधार पे हो गया कि भैया हमारी पार्टी तोड़ ली, हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारे साथ धोखा किया, ये बोल करके ये चुनाव इमोशनल ड्रामे पे ये चुनाव हुआ था।
जिसके वजह से वो सीटें उनको आ गई। लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि संसद में जब वक्फ बिल आया था तो उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं वो वॉकओवर कर गए थे। इस पे भी असदुद्दीन ओवैसी ने एक आरोप लगाया कि वो सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहती है लेकिन वो कुछ करेगी नहीं, और इसीलिए उसके सांसद जब वक्त बिल आया था तो वो संसद से बाहर चले गए थे। तो ये मामला इस तरह से हुआ। अब जब शरद पवार ने मना कर दिया कि मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं होगा चुनाव के बाद, इस पर घोषणा की। दूसरी ये चाहते हैं, क्योंकि जब भी भाजपा के साथ ये थे तो इन्होंने 126 सीट पर चुनाव लड़ा था। अब ये फिर से चाह रहे हैं कि इतनी सीटों पर हम चुनाव लड़े, 125-30 सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी जो लोकसभा में परिणाम को अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे के बनिस्बत कहीं अच्छे परिणाम लाए। आखिर वो क्यों तैयार होंगे उद्धव ठाकरे को ज़्यादा सीट देने के लिए? और ये सारे पेंच फंस गए हैं। उद्धव ठाकरे को लगता है कि अगर ज़्यादा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमारी सीटें कम जाएगी तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। शरद पवार ये चाहते हैं कि किसी तरह से इस बार सुप्रिया सुले को, अगर उनकी अलायंस जीतते तो सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री अपने जीवन में रहते हुए बना दे। क्योंकि अभी शरद पवार 83 साल के हैं और चुनाव होने के 5 साल बाद देखेंगे तो 88 साल के हो जाएंगे। तो ऐसे में उनकी मंशा ये है कि अपने जीते जी सुप्रिया सुले को एक बार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बना दे। और इसके लिए अगर उनको अपनी पार्टी का विलय भी करना होगा तो कांग्रेस के साथ विलय करके वो बनवा लेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ तो ये दोनों का, चूंकि शरद पवार कांग्रेस से ही टूट कर आए हैं, अपनी पार्टी बनाई है, लेकिन उद्धव ठाकरे आज भी उस गठबंधन में सहज नहीं है। एक बार आपको वोट मिल गया सहानुभूति के आधार पे, इस बार क्या? और इस बार सबसे बड़ा ट्विस्ट होने वाला है वो है राज ठाकरे, क्योंकि भाजपा की अपनी लेगेसी है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें वोट मिलते हैं। कांग्रेस एनसीपी इनकी एक विचारधारा, उसके हिसाब से उनकी साथ उनके वोटर हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे को जितना एक्यूपाई करना था वो कर चुके हैं। अब जो बचा खुचा है और जो हिंदू और हिंदुत्व की दुहाई देते हैं और जिस प्रकार से उनका रवैया रहा है, अब यहाँ पर बात आती है कि वो बचे हुए लेगेसी को राज ठाकरे अगर सही से इस बार चुनाव लड़ गए तो बची खुची लेगेसी उद्धव ठाकरे की वो भी कन्वर्ट हो जाएगी राज ठाकरे के पास। क्योंकि उनका जो अंदाज है, राज ठाकरे को जो लोग जानते हैं और बाला साहब को जो जानते हैं, देखेंगे हूबहू उसी अंदाज में वो अपनी राजनीति को शुरू से किए। तो ऐसे में और इनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है जब से इन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया। ऐसे में राज ठाकरे इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होंगे, और अगर उनकी लेगेसी असली लड़ाई तो अब है, लोकसभा को आप भूल जाइए, असली लड़ाई इस विधानसभा में। और इस बार अगर उद्धव ठाकरे गड़बड़ा गए तो सोचिए कि उनका स्थिति क्या होगा। उनको फाइनेंस करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं
और इसीलिए उनका कार्यक्रम दिल्ली का बना। आपको याद होगा, बाला साहब के रहते हुए वो कभी कहीं नहीं जाते थे। जिन्हें मिलना होता था, चाहे वो सेंट्रल के मिनिस्टर हो, चाहे स्टेट के मिनिस्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, वो मातोश्री जाता था उनसे मिलने के लिए। ये था बाला साहब ठाकरे का पावर। और एक ये उद्धव ठाकरे गली गली घूम रहा है। जब देखा कि शरद पवार के साथ सेटिंग नहीं हुआ, तो शरद पवार को साइड करके इससे लगा कि डायरेक्ट जाकर के सोनिया गांधी से सेटिंग कर लेते हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने भी यही कहा कि जो शरद पवार ने कहा, अशोक चौहान ने कहा, आप उसी धारा पे चलिए, चुनाव के बाद ये फैसला होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। प्लस फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो चाह रहे हैं कि भाई लोकसभा तो एक लिमिटेड एरिया था जहाँ पे चुनाव लड़ने थे, लेकिन विधानसभा में सीटें ज़्यादा होगी, एक्सपेंसेस होते हैं, फंड कहाँ से लाएं। चूँकि इस बार कांग्रेस के रहने से जो मुस्लिम समुदाय के वोटरों का टैग लगता है, तो ऐसे में कौन सा हिंदू वोटर, कौन सा फाइनेंसर जो उन्हें पहले से फंडिंग करता था, वो उन्हें डोनेट करेगा, ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह। इससे भी मज़ेदार बात यह है, वो दिल्ली आकर के सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करते हैं। अब आम आदमी पार्टी इनको महाराष्ट्र में क्या सपोर्ट करेगी, क्या, कैसे उन्हें उनसे क्या फ़ायदा होगा, ये तो उद्धव ठाकरे जाने और उनकी पार्टी जाने। लेकिन ये लॉजिक समझ से परे है। लेकिन जो काम से वो आए थे वो काम नहीं हुआ, और वो कहते रहे कि हमें सीएम बना दो, कैंडिडेट बना दो, नहीं तो चुनाव लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सोनिया गांधी ने साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल। और ये तो कांग्रेस और एनसीपी की चाल ही है, जो उद्धव ठाकरे नहीं समझ रहे। वो तो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे समाप्त हो जाए, और उसमें उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फंस गए। जिस चीज़ को सोचकर वो अपने गठबंधन से अलग हुए थे, भाजपा से अलग हुए थे, आज उन्हें पीछे घूमकर देखना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री की चाहत में आपने दल बदला, आरोप लगाया, अपने स्वाभाविक साथी को धोखा दिया। इसके परिणाम स्वरूप आपको क्या मिला? आपको भी धोखा ही मिला। आप 2 साल भले मुख्यमंत्री रह गए महाराष्ट्र के, लेकिन उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचा। आज के समय में आपकी क्या हैसियत है, आप अच्छे से समझते हैं इस बात को। इसलिए आदमी को, खास करके जो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उन्हें कोई भी काम करने के पहले बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तब फैसला लेना चाहिए। और कहीं इस विधानसभा चुनाव में जो उनकी बची खुची लेगेसी है, वो अगर राज ठाकरे ने ठीक से फील्डिंग कर दी, वो भी समाप्त हो जाएगी। इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं। और चुनाव परिणाम अगर उसके अकॉर्डिंग होते हैं, तो उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, ये भी देखने लायक बात होगी। तो खबर यही थी दोस्तों, जो आप लोगों को बतानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी होगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाह सकते हैं तो सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे हैं, आप उसके द्वारा भी सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन बटन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ
आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।